स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी के लेक्चर में आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। जैसे कल बात की थी कि डबल फर्टिलाइजेशन के दो प्रोडक्ट होते हैं, एक जाइगोट और दूसरा एंडोस्पर्म। क्योंकि एंडोस्पर्म से ही जाइगोट को नरिशमेंट मिलता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता है, इसलिए सबसे पहले एंडोस्पर्म का ही निर्माण होता है और इसलिए सबसे पहले पढ़ेंगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। यद्यपि जाइगोट की फॉर्मेशन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से पहले होती है, परंतु एंडोस्पर्म का विकास एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले हो जाता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में पहले कुछ डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस होने या ना होने के आधार पर जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है वो निम्न 3 टाइप का होता है। मतलब हमें इसमें जो देखना है वो ये देखना है कि जो पहले जो स्टार्टिंग के कुछ डिविजन्स हैं उनमें उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो रही है नहीं हो रही है। अगर साइटोकाइनेसिस होती है तो टाइप अलग होगी और साइटोकाइनेसिस नहीं होती है तो टाइप अलग होगी। जैसे पहला टाइप यदि हम लेकर चलें न्यूक्लियर या फ्री न्यूक्लियर टाइप, इस प्रकार के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में कुछ डिवीजन निश्चित रूप से फ्री न्यूक्लियर होते हैं, यानी कि उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होती, अर्थात पहले कुछ डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती, जिसके कारण इस प्रकार का एंडोस्पर्म फुल लाइफ फ्री न्यूक्लियर ही रहता है, यानी कि उसमें कोई सेल वॉल का निर्माण ही नहीं होगा, पूरे जीवन पर्यंत तो कैसा रहता है, फ्री न्यूक्लियर टाइप। और इस टाइप के न्यूक्लियर डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर टाइप। इसका पेरिफेरल पार्ट सेलुलर तथा सेंट्रल पार्ट फ्री न्यूक्लियर रहता है, यानी कि बाद में जो उसका पेरिफेरल पार्ट है वहाँ पर सेल वॉल का निर्माण हो सकता है। लेकिन हमें जो स्टडी करना है, जो बताया गया है कि केवल पहले डिवीजन्स के आधार पर ही हम उसको नाम दे देते हैं। यदि पहले डिवीज़न में कुछ काफ़ी सारे डिवीज़न में स्टार्टिंग के साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही तो ये कौन से फ्री न्यूक्लियर टाइप का ही हुआ। परंतु मतलब पहली बात तो फ्री न्यूक्लियर रहता है, कभी कभी पेरिफेरल पार्ट सेलुलर हो जाता है और कभी कभी पूरा पार्ट भी सेलुलर हो जाता है, लेकिन वो कहा जाएगा फ्री न्यूक्लियर टाइप। जैसे इसका एग्जाम्पल नारियल, कोकस न्यूसिफेरा। इस एंडोस्पर्म में मिल्की लिक्विड में न्यूक्लियस धसे रहते हैं, न्यूक्लियाई। इस लिक्विड को सिंसीशियम कहते हैं। एंडोस्पर्म में साइज बढ़ने के साथ साथ सिंसियम के न्यूक्लियस भी डिवाइड होते रहते हैं। कभी कभी फ्री न्यूक्लियर के अतिरिक्त एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में भी मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं। धीरे धीरे यह सेल एंडोस्पर्म की परिधि से केंद्र की ओर सेल की लेयर का निर्माण करते हैं, जिसे कोकोनट मिल्क कहते हैं। जिससे हम खाने का जो हम काम लेते हैं वो कोकोनट मिल्क है, और उसके कोकोनट मील है, उसके अंदर जो होता है वो कोकोनट मिल्क कहलाता है। सुपारी में भी लगभग इसी प्रकार का एंडोस्पर्म पाया था, लेकिन इसका एंडोस्पर्म नारियल की अपेक्षा काफ़ी कठोर होता है। जैसे इसको हम डायग्रामेटिकली देखें, इस प्रकार ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जाइगोट है, और जाइगोट के अंदर जो ये मतलब एम्ब्रियो सैक के अंदर बीच में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन्स हुए, वैक्यूल्स बनी, और इस डिवीजन के बाद कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, सेल वॉल का निर्माण नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद मतलब स्टार्टिंग में तो कोई सेल वॉल का निर्माण नहीं हो रहा है, तो इसलिए फ्री न्यूक्लियर टाइप कह रहा है। उसके बाद डिवीज़न और मैचुरेशन हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि ये पूरी लाइफ फ्री न्यूक्लियर टाइप का बना रहे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली सेलुलर रहे, जिसका जो पेरिफेरल पार्ट है उनमें सेल वॉल का निर्माण हो जाए, या ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा सेलुलर हो जाए। लेकिन स्टार्टिंग के डिवीज़न फ्री न्यूक्लियर होने के कारण इसका नाम दिया गया है फ्री न्यूक्लियर टाइप। सेकेंड टाइप है सेलुलर टाइप। इस प्रकार का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट फ्री न्यूक्लियर टाइप के बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि इस केस में पहले कुछ डिवीज़न के साथ साथ साइटोकाइनेसिस होती रहती है। जैसे मतलब डिवीज़न भी हुए और डिवीज़न में न्यूक्लियाई भी डिवाइड हो रहे हैं और साइटोकाइनेसिस भी हो रही है, यानी साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है। स्टार्टिंग के डिवीज़न में साइटोकाइनेसिस होती रहती है, लेकिन बाद में हो सकता है कि ये डिवीज़न फ्री न्यूक्लियर टाइप के रहें, लेकिन वही यदि बाद में फ्री न्यूक्लियर टाइप के रहते हैं तब भी इसको सेलुलर टाइप ही बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है एडोक्सा टाइप। इसको डायग्रामेटिकली देखें, एम्ब्रियो सैक जाइगोट फॉर्मेशन हो चुकी है, इसके बाद इसमें डिवीज़न हुआ, डिवीज़न फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, यानी कि साथ साथ
सेल प्लेट का निर्माण हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, एम्ब्रियो को नरिश में मिला है, एम्ब्रियो भी डेवलप हो जाता है। फर्दर मेचुरेशन से फुल्ली सेलुलर एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, पूरी तरह से सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। इसका तीसरा टाइप है, इसे हम बोलते हैं हेलोपियल टाइप। यह भी सेलुलर तथा फ्री न्यूक्लियर टाइप की एक तरह बीच का टाइप होता है। मतलब इसमें कुछ लक्षण फ्री न्यूक्लियर टाइप के, कुछ कैरेक्टर सेलुलर टाइप के होते हैं। इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के डिवीजन के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस होती है, जिसके फलस्वरूप 2 यूनिन्यूक्लियेट चैम्बर बन जाते हैं। पहला डिवीज़न हुआ जिससे 2 साइटोकाइनेसिस हुई, जिससे 2 यूनिन्यूक्लियेट चैम्बर बन गए। एक तो ऊपर वाला चैम्बर को हम माइक्रोपाइलर चैम्बर कहेंगे और नीचे वाले चैम्बर को लोअर जो चैम्बर है उसको लोअर चैम्बर को कैलेजल चैम्बर कहेंगे। यानी कि 2 प्रकार के चैम्बर बन गए, माइक्रोपाइलर एंड कैलेजल चैम्बर। इसके बाद दोनों चैम्बर में डिवीज़न फ्री न्यूक्लियर टाइप के हो जाते हैं। माइक्रोपाइलर चैम्बर में डिवीज़न बहुत तेज़ी से होता है, जबकि कैलेजल चैम्बर में डिवीज़न बहुत स्लो होते हैं, डेडली स्लो होते हैं, जिसकी फलस्वरूप माइक्रोपाइलर चैम्बर तो बड़ा हो जाता है। क्योंकि इस केस में फ्री न्यूक्लियर तथा सेलुलर दोनों प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए इसको हेलोपियल टाइप कहते हैं। देखें इसको डायग्रामेटिकली कैसे देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे। ये रहा एम्ब्रियोसेक, जाइगोट हुआ, इसमें भी जैसे फर्स्ट डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस होने के बाद एम्ब्रियो डेवलप करता है। एम्ब्रियो डेवलप होने से एम्ब्रियो डेवलप करने लगता है, न्यूक्लियाई डिवाइड होते हैं, फर्दर डिवीज़न और मेचुरेशन होता है, बीच में एक वैक्यूल बन जाती है। और ये जो 2 चैम्बर होते हैं, एक तो जो नीचे वाला जो चैम्बर है उसमें जो डिवीज़न होते हैं डेडली स्लो होते हैं, इसलिए ये बड़ लंबाई में नहीं बढ़ जाता। जबकि ऊपर वाला जो माइक्रोपाइलर चैम्बर है वो उसमें डिवीज़न फास्ट होते हैं, जिससे इस चैम्बर की लंबाई बढ़ जाती है। और जबकि कैलेजल चैम्बर धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। फ्री माइक्रोपाइलर चैम्बर में फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हुए हैं, ये कैलेजल, जबकि कैलेजल चैम्बर ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाता है। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट जिसमें दोनों ही कैरेक्टर्स दिखाई दें वो हेलोपियल कहलाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है 3 प्रकार से होता है, जिसके बेस पर ही इसको नाम दिया गया है। फर्स्ट टाइप फ्री न्यूक्लियर टाइप थे, इसमें स्टार्टिंग के जो डिवीज़न थे वो फ्री न्यूक्लियर टाइप के थे, और इसका एग्जाम्पल नारियल है। दूसरा टाइप सेलुलर टाइप था, जिसमें शुरू से ही जो डिवीज़न होते हैं वो साइटोकाइनेसिस द्वारा फॉलोड होते हैं और फुल्ली सेलुलर एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल एडोक्सा। तीसरा था हेलोपियल टाइप का, जिसमें दोनों एम्ब्रियोसेक की कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए इसको हेलोपियल टाइप कहते हैं। इसमें 2 चैम्बर बने, साइटोकाइनेसिस 2 चैम्बर बने, ऊपर वाले चैम्बर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते गए, नीचे वाले चैम्बर में डिवीजन्स नहीं हुए, वो एकदम रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है, ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाता है, ये कहलाता है हेलोपियल टाइप। अब बात करते हैं एंडोस्पर्म के फंक्शन की। एंडोस्पर्म का उपयोग क्या है, आखिर इसका फंक्शन क्या है। जैसा नाम से ही क्लियर है कि ये एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने वाला एक टिश्यू है, इसको हिंदी में भ्रूण पोष बोलते हैं। तो ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करने वाला एक टिश्यू होता है। तो देखो, न्यूट्रिशन के आधार पर जो एंडोस्पर्म है वो अति महत्वपूर्ण टिश्यू है। बस केवल ये पोडोस्टेमेसी, ट्रैपेसी, ऑर्किडेसी फैमिली में नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन का ही प्रोडक्ट है। को छोड़कर बाकी सभी एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो नवाशन ने खोजा था, वो सभी एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कुछ प्लांट्स जैसे मटर है, सेम है, इसमें संपूर्ण एंडोस्पर्म का उपयोग एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पोषण के रूप में कर लिया जाता है। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो एंडोस्पर्म एक तरीके से पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए, पूरी तरीके से खर्च हो जाए, एक ऐसे केसेस होते हैं। तो इसमें बिल्कुल एंडोस्पर्म बचेगा ही नहीं, तो ऐसी सीड को नाम दिया जाएगा
को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जाहिर सी बात है, जब एंडोस्पर्म खत्म हो चुका है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जबकि इसका जो कुछ केस दूसरे केस जो होते हैं, जब इसमें एंडोस्पर्म भी नहीं होगा तो जो सीड के जर्मिनेशन के लिए समय एनर्जी की आवश्यकता होगी वो कहाँ से आएगी, तो जो इसमें जो सीड के जो कॉटिलीडन्स होते हैं, जिनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो भी संचित भोज्य पदार्थ होता है, उनके ऑक्सीडेशन से उसको एनर्जी मिलती है और सीड जर्मिनेट कर लेता है। जबकि कुछ प्लांट्स जो हैं जैसे नारियल है, अंडी है, इसके सीड में एंडोस्पर्म अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होता वो। इन सीड को एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। इनको क्या बोलेंगे, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। इन सीड के एंडोस्पर्म में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन अधिक मात्रा में संचित रहते हैं, मतलब इसमें संचित भोज्य पदार्थ भी होता है, जो सीड के जर्मिनेशन के समय सीडलिंग को स्थापित करने के लिए न्यूट्रिशन प्रदान करता है। जब कोई भी सीड से नया प्लांट बन रहा है, सीडलिंग बन रहा है, उस समय जो उनको नरिशमेंट की, जो एनर्जी की आवश्यकता है, वो उसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिससे एनर्जी प्राप्त हुई, जिससे वो नया पौधा अपने आप को एस्टेब्लिश करता है। विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें किसी एम्ब्रियोसेक के एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म के प्रति कोई विशिष्टता नहीं पाई जाती, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं पाई जाती। अतः एक प्लांट के इमेच्योर एंडोस्पर्म का एक्सट्रैक्ट न केवल उसी प्लांट के एम्ब्रियो के लिए पोषक होता है, एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जो प्लांट का जो एंडोस्पर्म है वो केवल उसी प्लांट के एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि क्योंकि कोई स्पेसिफिक नहीं कि उसी एम्ब्रियो को ही न्यूट्रिशन प्रदान करेगा, बल्कि हम उसके एंडोस्पर्म को अन्य किसी प्लांट को उगाने में, ग्रो करने में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। वो वैसे ही इसको पोषण प्रदान करेगा। इसका काम तब हम कब करते हैं, जब हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में किसी चीज़ को ग्रो कर रहे हैं, तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आर्टिफिशियल एम्ब्रियो कल्चर एक्सपेरिमेंट में कोकोनट का मिल्क व अन्य स्पीशीज के एम्ब्रियो का कल्चर में उपयोग इसीलिए किया जाता है कि वो उसकी ग्रोथ रेट को बढ़ा देता है।